तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच की महाराष्ट्र के नागपुर के साथ, जहां आपको बता दें कि 17 मार्च को बड़े स्तर पर हिंसा हुई थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। और इस हिंसा के बाद से पुलिस लगातार पूरी सक्रियता के साथ इसकी जांच कर रही है। साथ ही इसकी तफ्तीश साइबर सेल भी कर रही है। साइबर सेल की तरफ से लगातार इस हिंसा से संबंधित कंटेंट को लेकर सोशल मीडिया पर निगरानी भी रखी जा रही है। और इसी क्रम में साइबर सेल को बड़ी बात की पता चली। पुलिस की ओर से इसका खुलासा करते हुए बताया गया कि हिंसा के बाद तनाव की स्थिति के बीच में बांग्लादेश से सोशल मीडिया के मंच से लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। 17 तारीख को फैली इस हिंसा में अभी तक 10 एफआईआर की जा चुकी है और 90 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार जांच हो रही है। फिलहाल हालात सामान्य है। करेंगे ताजा अपडेट पर चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे नागपुर हिंसा मामले में पुलिस लगातार ले रही है एक्शन। तो नागपुर हिंसा मामले में पुलिस लगातार एक्शन लेती हुई नजर आ रही है और मास्टरमाइंड समेत 6 आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का मामला इस वक्त दर्ज किया गया है और अब तक 90 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है। 91 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है इस पूरी हिंसा से जुड़े मामले में। और साथ ही आपको बता दें कि 21 मार्च तक जो 19 आरोपी हैं वो पुलिस कस्टडी में हैं और अब आज जो है उनकी कस्टडी खत्म हो रही है। हालांकि देखना होगा कि पुलिस क्या कुछ कहती है इस पूरे मामले को लेकर के। साथ ही 34 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी कार्रवाई इस वक्त की जा रही है, क्योंकि ये जो हिंसा है वो सोशल मीडिया के जरिए ही कहीं ना कहीं एक पोस्ट के जरिए फैलाई गई। इस हिंसा के मामले में अगर हम देखें तो अब तक 10 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जिसमें साइबर सेल की तरफ से 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं। साथ ही 18 टीमें जो है वो लगातार इस हिंसा से जुड़े हुए एक एक एंगल से जांच कर एक एक पहलू पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल अभी 3 दिन के बाद में हालात जो है सामान्य है। कर्फ्यू हटा दिया गया है। ताजा अपडेट भी लेंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी इसके साथ ही नागपुर हिंसा मामले में पुलिस की तरफ से जो एक्शन लिया गया ये तो हमने वो आपको बताया, लेकिन साथ ही जो हिंसा का मास्टरमाइंड है फहीम खान, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। फहीम ने ही भड़काऊ वीडियो को एडिट किया था और एडिट करने के बाद में सोशल मीडिया पर उस वीडियो को पोस्ट किया गया था, जिसके बाद में ये वीडियो वायरल हुआ। कई सारे लोगों ने इसको रिपोस्ट किया, कई लोगों ने इसको अपनी पोस्ट से दोबारा से उस पर अपलोड किया है। इसके साथ ही ये वीडियो सामने आने के बाद ही कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ता हुआ नागपुर का नजर आया और हिंसा अचानक से फैल गई। हालांकि साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और बाकी जो वीडियो सामने आया उसमें 2-3 इलाकों में फहीम जो है वो घूमता हुआ भी नजर आया है। और फहीम जो है वो माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का शहर अध्यक्ष भी है। साथ ही नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव भी इसने लड़ा था, लेकिन फिलहाल अब ये पुलिस की गिरफ्त में है और इसे मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो खुलासे लगातार पुलिस कर रही है इसमें हर एंगल से जांच हो रही है और बांग्लादेश कनेक्शन भी इस वक्त सामने आया, क्योंकि कहा जा रहा है कि बांग्लादेश से ऑपरेट हो रहे थे सोशल मीडिया के अकाउंट जिनसे भड़काऊ पोस्टें की गई हैं। ज्यादातर सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो बांग्लादेश से संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस की तरफ से इस जांच में और भी कई सारे खुलासे हुए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि पोस्ट के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश बांग्लादेश से की गई, यानी कि विदेशी कनेक्शन किस तरीके से सामने आ रहे हैं वो इसके बारे में भी खुलासा किया गया। सांप्रदायिक अशांति फैलाना इस पोस्ट का सीधे तौर पर हम देखें तो मकसद था और जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरफ से ये वीडियो पोस्ट किए गए हैं, ये वीडियो भारत नहीं बल्कि जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो बांग्लादेश के हैं। साथ ही एक यूजर ने इस दंगे को छोटा दंगा बताया है और साथ ही ये धमकी भी दी है कि बड़े दंगे कराए जाएंगे। ये धमकी एक यूजर की तरफ से दी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का करेंगे। योगेश, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? कुल अभी तक हम देखें तो 10 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और 90 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल अभी जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है और हालात कैसे हैं अभी नागपुर के? बात करें तो जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों कंपनी अब सामने आ रहा है, सैयद असीम का नाम भी इसमें सामने आ रहा है, जिसको कि यूपी एटीएस ने गिरफ्तार भी किया था रिसेंटली। और ये सूचना मिल रही है कि उसकी बैठक हुई थी फहीम के साथ इस पूरी हिंसा से पहले। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि अब जो पुलिस है महाराष्ट्र की पुलिस, साइबर सेल, हम जान रहे हैं कि पुलिस है, साइबर सेल है, एटीएस है, अलग अलग एजेंसी जो है, सुनने में ये भी आ रहा है कि जो है वो भी पैरेलल जांच कर रहा है। इसकी कोई तारीख जो कहते हैं औपचारिक घोषणा इसकी नहीं की गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कई और भी एजेंसी है जिनको कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में साथ के लिए लगाया गया है। तो एक तो यूपी एटीएस ने जिसको गिरफ्तार किया था उसको भी वो भी बैठक में शामिल था, इसकी भी सूचना मिल रही है। तो महाराष्ट्र पुलिस जांच करी है कि क्या और भी कहीं के जो सस्पेक्ट हैं वो भी इस बैठक में शामिल थे, कि जो बैठक कथित तौर पर इस हिंसा से पहले की गई थी, जिसमें कि फहीम खान
था। दूसरी बात ये, जो यहाँ तक बांग्लादेशी कनेक्शन की बात है, देखिए बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में पहले दिन कहा था, जब आरोपियों की पेशी हुई थी तो उसने कोर्ट में दलील दी थी कि जिन एक्यूज को पकड़ा गया है उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि बाहर से। यहाँ पे सवाल है कि जो बचाव पक्ष के वकील है वो कैसे बात को इतनी जो है तरीके से कह रहे हैं कि बाहर के लोग शामिल थे। यहाँ कहीं ना कहीं संदेह का वातावरण यहाँ पे बनता है और माना यह जा रहा है कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी इसलिए भी की गई थी ताकि इस घटना के बाद इस चीज को पूरे के पूरे ताकतों का हाथ और यहाँ के लोगों को संदेह का तो ये पूरे का मामला जो है कोर्ट में प्रोसिक्यूशन या कोर्ट में जो ट्रायल होगा उस दौरान ये चीज जो है ज्यादा महत्व रखेगा, क्योंकि फिलहाल जांच के स्टेज पे है, अभी तक चार्ज फ्रेमिंग भी नहीं हुई। योगेश, आपकी आवाज अभी हमारे पास में कुछ तकनीकी समस्या के कारण आवाज आपकी कट कट के आ रही है, आपका वापस रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक लेते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार हम बात कर रहे हैं नागपुर में जो 17 तारीख को हिंसा हुई थी, उस हिंसा में पुलिस किस तरीके से लगातार कार्रवाई कर रही है, क्योंकि कई सारी गिरफ्तारियां इसमें हम देखें तो अभी तक हो चुकी है और हर एंगल से जांच भी लगातार की जा रही है। किस तरीके से विदेशी कनेक्शन इसमें सामने आ रहा है। इसके अलावा FIR की अगर हम बात करें तो 10 FIR अभी तक दर्ज की जा चुकी हैं, जिसमें से 4 FIR जो है वो साइबर सेल की तरफ से दर्ज की गई हैं। और साइबर सेल भी लगातार वो जो सोशल मीडिया पर किस तरीके से लोगों को भड़काया गया, उन तमाम चीजों को लेकर, आखिर वो कौन कौन से अकाउंट थे जिन अकाउंट से इस तरीके की वीडियो पोस्ट की गई जिससे कि लोग भड़क जाएं, उन तमाम चीजों को लेकर ध्यान में रखकर हर एक एंगल से जांच इस वक्त की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश लगातार बने हुए, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। योगेश, अभी अगर हम देखें तो फिलहाल जो है वो कर्फ्यू 3 दिन तक कर्फ्यू लगा रहा, लेकिन अभी फिलहाल आंशिक रूप से कर्फ्यू को हटा दिया गया है। ताजा हालात किस तरीके के हैं अभी? देखिए कृतिका, सभी जगहों से कर्फ्यू नहीं हटाया गया है। 3, 4, 5 जो अलग अलग जोन थे उनमें कुछ जगहों पे कर्फ्यू में ढील दी गई है, क्योंकि कुछ त्योहारों को देखते हुए ऐसा किया गया है और जो स्थिति है उसका एक आकलन जो है पुलिस व्यवस्था अपने हिसाब से करता है, उसके हिसाब से कुछ जगहों पर हटाया गया है, लेकिन सारी जगहों से कर्फ्यू अभी नहीं हटाया गया है। दूसरी बात, जांच की जहां तक बात है तो साइबर सेल के अलावा, जैसा मैंने आपसे कहा था कि ATS है, साइबर सेल है, फॉरेंसिक की टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं, तो जांच अपने स्तर पर चल रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है इस वक्त कि जो अभी तक पूछताछ हुई है उसमें क्या चीजें निकल के आई है, क्योंकि साइबर सेल ने कई सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को ट्रैक किया है। उनके पीछे कई सारे फेक अकाउंट थे, उनके पीछे कौन से लोग थे, कुछ अकाउंट जिनमें कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी अकाउंट है, क्या वो सही में बांग्लादेश से ऑपरेट किए जा रहे थे या फिर वो बांग्लादेश का एक तरीके का प्रॉक्सी, जिस तरीके से हम कहते हैं, या प्रॉक्सी किया जा रहा था। तो इन सब चीजों को देखते हुए फिलहाल जांच चल रही है। आज जब आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी तो पुलिस की तरफ से जो प्रोसिक्यूशन होगा, जो अभियोजन पक्ष की तरफ से जो दलील दी जाएगी, उससे मुझे लगता है कुछ और जानकारियां सामने आएगी कि किस लेवल की कॉन्स्पिरेसी थी, कितने लोग इसमें शामिल थे, किस तरीके का कम्युनिकेशन हुआ था, किन किन चीजों को माध्यम बनाया गया था। इन सब चीजों से मुझे लगता है आज थोड़ी और क्लैरिटी इस मामले में आएगी। इसके साथ ही योगेश, अगर हम देखें तो जो जिसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है फहीम खान, उसको गिरफ्तार होने के बाद में क्या कुछ उससे ताज़ा अपडेट इस वक्त जानकारी मिल पाई है पुलिस को, और किस तरीके से, क्योंकि उसका नाम आ रहा है कि उसी ने वीडियो को एडिट किया और एडिट करके सोशल मीडिया साइट पर उस वीडियो को पोस्ट किया और उसके बाद वायरल किया गया उस वीडियो को। बिल्कुल, जो DCP साइबर सेल थे मोहित लाल, उन्होंने ही कहा था इस बात को कि उन्होंने वीडियो को, औरंगजेब के वीडियो को, जो प्रोटेस्ट हो रहा था बेसिकली, उस वीडियो को कट करके इस तरीके से शेप करके वो है उसने ट्विटर पे डाला था, उसने अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे डाला था, जिससे कि लोगों की भावना भड़क सके। दूसरी बात, जिस जगह औरंगजेब के जो पुतले को जलाने की बात हो रही थी, वहां पे जानबूझ के इस तरीके से उसको फोटोशॉप या इस तरीके से एडिट किया गया था ताकि ऐसा लगे कि होली बुक जो है उसके कुछ आयतें जो है उसको जानबूझ के जलाया गया ताकि भीड़ को आंदोलित किया जा सके। तो ये सब कॉन्स्पिरेसी हैच की गई थी ताकि जो है दंगा का माहौल बन सके और फिर वो उसके जो बैकग्राउंड में है वो अपनी जो हित जो है वो साधा जा सके। दूसरी बात ये भी है कि इस हिंसा से पहले एक बैठक हुई थी जिसमें मैंने आपको कहा कि सैयद असीम का नाम आ रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश ATS ने उसको एक पुलिस हत्याकांड में गिरफ्तार भी किया था। उसके साथ
जो है वो बनाया गया था, षड्यंत्र रचा गया था, ये चीज़ें बिल्कुल साफ हो जाएगी और फिर महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से भी इसका कनेक्शन जो है वो लगेगा, क्योंकि कई सारे एक्यूज फिर होंगे जिन्होंने उस वक्त मीटिंग में जो बैठे थे। तो ये सब फिलहाल हालांकि जांच का विषय है जो कि इस वक्त चल रहा है। जी फिलहाल ये तो बांग्लादेश कनेक्शन की बात रही, लेकिन और किस किस एंगल से पुलिस इस पूरे हिंसा से जुड़े मामले को लेकर जांच कर रही है? देखिए, अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव अगर देखेंगे तो सबसे पहले तो ये किया जा रहा है कि जो हिंसा हुई से पहले बैठक जो हुई थी, कथित तौर पर जो बैठक हुई थी, उस बैठक में कौन कौन से लोग शामिल थे, क्या कोई पॉलिटिकल फिगर भी उसमें था या फिर कोई ऐसा जो कि बाहर से आया था और उसने यहाँ पे कुछ जो है मीटिंग्स की और फिर वो वापस अपनी जगह पे चला गया। कम्युनिकेशन किस माध्यम से हुआ, ईमेल के थ्रू हुआ या फिर सोशल मीडिया के थ्रू हुआ या फिर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हुआ, उसको ट्रैक करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इसके अलावा जो और अन्य फॉरेंसिक पहलू जो होते हैं, जिस तरीके मैंने आपको कहा कि फॉरेंसिक टीम जो है 17 तारीख के बाद जो है, अगर आप FIR देखेंगे तो 17 तारीख जो घटना हुई है 4:30 से करीब 11 बजे तक का समय बताया गया है जो पूरी घटना हुई है उसकी। तो उसके बाद जो है फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए थे, तो इनको भी लेकर उन साक्ष्य से क्या चीज़ें कोलैबोरेट हो पा रही हैं जिनको कि कोर्ट में जो है कंप्लाइंस जिसका हो सके, जिसको कोर्ट में एडमिट किया जा सके और केस जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जा सके प्रोसिक्यूशन का, तो इन सब चीज़ों को लेकर भी जो जांच है उस वक्त हो रही है। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही